बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। आप एक्सप्रेसो का एक ब्रांड न्यू एपिसोड देख रहे हैं विद अ ब्रांड न्यू होस्ट। ऑफ कोर्स इट्स नॉट मी, आई एम इमरान हसन और आज मेरे साथ मुझे ज्वाइन करिए एज माय न्यू को होस्ट हिना आदिल। थैंक यू सो मच इमरान। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए कि अलग सुबह जागना कैसा लगा आपको, और एक्सप्रेसो के लिए हिना के साथ हमारी बड़ी मुलाकातें बुलेटिन्स के थ्रू रही। एक तो आपको पहले हम एक्सप्रेस पे वेलकम करते हैं, वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। उसके अलावा हमें कभी ये नहीं था कि हम इकट्ठे बैठ के प्रोग्राम भी करेंगे और एक्सप्रेसो करेंगे, लेकिन ओबियसली एक प्रोफेशनल लाइफ के अंदर चीज़ें चलती हैं। नाउ शी इज हियर, तो इसलिए मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि सबसे पहले एक्सप्रेसो के लिए उठना कैसे लगा, ये बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल से ये जो अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज वाली रूटीन है ना, इसको अपना लें तो बहुत सारे हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगा। तो यू आर नॉट अ मॉर्निंग पर्सन यूजुअली? नो, आई एम नॉट। ओके, लेकिन अब होना भी पड़ेगा और मुझे अच्छा भी लग रहा है। ये एक्सप्रेसो आपकी आदत तो एटलीस्ट कम से कम चेंज करेगा। सो उम्मीद है ये साथ हमारा आपके साथ अच्छा गुजरे। हिना का इंट्रोडक्शन, इनको एज सच एक्सप्रेस की स्क्रीन पे जरूरत नहीं है। शी इज बीन रीडिंग न्यूज़ ऑल द टाइम और डिफरेंट चैनल्स के ऊपर भी। तो अभी जब हमारी को उसने कहीं और मूव किया तो हमने कहा चलें अब कोई ना कोई तो आएगा, तो हिना वाज देयर, तो हमने ज़रूरी समझा कि हम आपका तारुफ फॉर्मली इनसे कराएं। अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। ऑल द बेस्ट एंड आई होप के साथ अच्छा गुजरे और आप अच्छी अच्छी खबरें लोगों को देती रहें और मेरी तरह ज्यादा बोर ना करें। अच्छा इंशाल्लाह आई विल टेक इट एज ए रिस्पांसिबिलिटी। मेरे ख्याल से जितने अच्छे लेवल पे और जितना एस्टैब्लिश्ड ये एक्सप्रेसो अब हो चुका है, तो मेरी जिम्मेदारी मजीद बढ़ गई है। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, हमें भी बर्दाश्त करें और नाज़रीन तो है ही सब। चलें जी, बाकायदा तौर पे आगाज करते हैं और आप अपना फीडबैक हमारे शो को लेकर जरूर दीजिएगा और हमारी कमी कोताही आप हमेशा इग्नोर करते हैं, आइंदा भी करते रहिए। इसके अलावा और क्या चारा है हमारे पास। क्रिकेट से सबसे पहले बात करते हैं। काकुल भेजा था हमने अपने प्लेयर्स को ट्रेनिंग के लिए, खास असर नहीं हुआ ऐसा लगता है। कैच भी छूटे, मिस फील्ड्स भी हुई और नतीजा ये निकला कि जो तीसरा जो T20 था, पहला तो बारिश की नज़र हुआ, दूसरा हमने जीत लिया था, तीसरा हम हार गए, एक जूनियर टीम से हार गए। न्यूजीलैंड ने 179 रन का हदफ 18.2 ओवर्स में हासिल करके सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। और न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन ने 9 चौकों और 4 छक्कों की मदद से रन्स की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स भी खेली और 87 रन्स की इनिंग्स खेली उनकी जानिब से। फॉक्सक्राफ्ट 31, टिम रॉबिन्सन 28 और अगर बात करें टिम सिफर्ट 21 रन्स बनाकर नुमाया रहे हैं और न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन प्लेयर ऑफ द मैच भी करार पाए। बिल्कुल। और पाकिस्तान की जानिब से अगर मैं बात करूं मुख्तलिफ प्लेयर्स की, तो कुछ खास पाकिस्तान के प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पाए। वैसे 179 वाज नॉट एज बैड, लेकिन रावलपिंडी जैसी विकेट के ऊपर 179 को डिफेंड करना वाज नॉट अ टास्क, वाज नॉट वेरी इजी। आई मीन 179 रन चेज करना इज़ वेरी इजी ऑन पिंडी की जो विकेट है उसको देखते, और लग रहा था कि ये बन जाएंगे और वो फिर बन गए। जो न्यूजीलैंड के कैप्टन है उन्होंने टॉस जीता, पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। 20 ओवर्स के अंदर 178 रन की इनिंग्स पाकिस्तान ने मजबूरी तौर पर खेली। मयूब 32, बाबर आजम 33 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान साहब ने 22 बनाए। द हाईलाइट वाज शादाब की जबरदस्त इनिंग, भाई 4 चौके 2 छक्के, लेकिन हमें क्या पता था कि पीछे एक चैपमैन भी है और चैपमैन ने आके फिर वो छापा पाकिस्तानी बॉलर्स को और आपने देखा कि फिर क्या रंग निकला। इट वाज सैड। बड़ी जूनियर टीम है न्यूजीलैंड की। अब आई डोंट नो आपको इतना इंटरेस्ट है या नहीं क्रिकेट में, है ना, लेकिन इट्स अ जूनियर टीम न्यूजीलैंड की जो पाकिस्तान में, और हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि हम ऐसे हार जाएंगे। और काकुल की ट्रेनिंग के बाद अब कैच छोड़ेगा तो जो भी सीईओ साहब ट्रेन करवा रहे थे हमारे फौजी भाई, आप देख लें आपकी टीम क्या कर रही है, इनको वापस दोबारा भेजेंगे हम, और खासतौर पे मोहसिन नकवी साहब भी। दिस इज ऑन अ लाइटर नोट बाय द वे, लेकिन हमारी फील्डिंग को अभी भी मजीद बेहतरी की जरूरत है। वी फील और इंशाल्लाह वी होप कि हम कम बैक करेंगे। 10 गेंदें बाकी थी और हमने 179 चेज करा दिए। ये भी एक थोड़ी सी शर्मिंदगी है हमारे दिल के अंदर है इस पे। तो खैर जी, होगी क्रिकेट। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू है ना, हमने सियासत करनी है, आपको पता है। जी हाँ, सियासत पर बात करते हैं। बड़ी खबर जो आज की हमारी होने जा रही है वो गुज़िश्ता रोज होने वाले ज़िमनी इंतखाबात ही होंगे डेफिनेटली। बिल्कुल। सो आज जो बड़ी खबर देखते हैं, लेट्स प्ले द बम्पर एंड देन देखते हैं। तो जनाब, गुज़िश्ता रोज़ होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की बात करें तो कौमी और सूबाई असम्बली के 21 हलकों में कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 नशस्तों पर पोलिंग हुई। उसके बाद जब वोटों की गिनती और नताइज आने का सिलसिला जारी हुआ तो अब तक के नताइज के मुताबिक जो नून लीग है वो पंजाब और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब रही है। जी बिल्कुल, लग ऐसा रहा है बज़ाहिर कि नून लीग के हक में वोटर ज़्यादा निकला है, और लेकिन ओबियसली हम देखना होगा कि मजीद हतमी नतीजे क्या आते हैं। इस वक्त जो मूड रहा मजबूरी तौर पर वोटर्स
का वो नून लीग की तरफ ही रहा है और तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ खास अच्छी खबरें नहीं है। वोटर्स का मूड 8 फरवरी के आम इंतखाबात जैसा दिखाई दिया। जो मेजॉरिटी है वो उनको मिली है। मोबाइल फ़ोन सर्विस एज यूजुअल बंद रही। साथ ही अगर कुछ हल्कों की मैं बात करूं, पीपी चवन नारोवाल का गांव है, कोट नाजू, यहाँ पे एक झगड़ा हुआ मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के कारकुनों के दरमियान। ये नहीं होना चाहिए था। इसमें एक 60 साल के कारकुन थे, उनके सर में कुछ किसी ने मारा और बेचारे जाँ बहक हो गए। इज़हार अफसोस है जी उनकी फैमिली से भी, और साथ साथ बड़ा नाखुशगवार वाक़या है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि जी हमने उनके जो कातिलीन हैं उनको हमने पकड़ लिया, और ये एक बड़ा सानिया है, नहीं होना चाहिए था किसी भी कारकुन किसी भी जान का जाना। खैर ज़िमनी इलेक्शन में एक बड़ा बुर्ज भी उल्टा है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब हैं, हार गए हैं ज़िमनी इंतखाबात के अंदर। दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग बाय द वे। एग्जैक्टली। पीपी 32 गुजरात के जो तमाम 168 पोलिंग स्टेशन थे, उनके जो नताइज आए हैं गैर हतमी और गैर सरकारी, उसके मुताबिक जो मुस्लिम लीग काफ के मूसा इलाही हैं वो 63,536 वोट लेकर कामयाब करार पाए, और जिस तरह से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से परवेज इलाही जो हैं वो सिर्फ 18,327 वोट ही ले सके। दैट्स अ ह्यूज नंबर एंड अ ह्यूज डिफरेंस। ये क्यों आया ब्रेक इतना बड़ा, इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरी जानिब जो नून लीग के सदर हैं राना सनाउल्लाह साहब, जिनकी वजह शोहरत उनकी इंतखाबी लीड तो नहीं बन सकी, लेकिन उनके जो बयानात हैं आजकल वो हैं बहरहाल। उन्होंने कहा जी तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर निकला ही नहीं है, और टर्न आउट को हम देखें तो नून लीग का वोटर उनका निकला है, तो इस वजह से हम इलेक्शन जीतते हैं। क्या वाकई जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है या तहरीक इंसाफ प्रो या सपोर्टेड तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो नहीं निकाल सके अपने वोटर्स को, इस पे बात करेंगे। और दूसरा ये कि तारड़ साहब जो हैं वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़, उन्होंने कहा कि साबित हुआ है कि अवाम ने पीटीआई के बयानी को मुस्तरद किया है। हमने इस पर भी तजिया लेना है, और ये जो एक ट्रेंड रहा है ये ट्रेंड किस जानिब जा रहा है। दूसरी जानिब कल शहबाज शरीफ साहब ऑन स्क्रीन आए, उन्होंने कहा जी हमारी जो मौशी इंडिकेटर्स हैं एज दे आर बीइंग शोन पॉजिटिव, तो इस वजह से भी वोटर सपोर्ट करें। तो इसी पे हमने ना बात करनी है। हमारे साथ जैगम खान साहब मौजूद हैं। बिल्कुल, जैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जैगम खान साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम हिना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कांग्रेचुलेशंस एंड वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जैगम खान साहब, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं गुज़िश्ता रोज़ होने वाले जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, जिस तरह से नताइज आ रहे हैं, कैसा देखते हैं आप? देखिए, जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं उनमें हिस्टोरिक ट्रेंड ये रहा है कि जो हुकूमत होती है उसको काफ़ी एडवांटेज होता है, क्योंकि वोटर को मालूम होता है, और जो वोट ब्लॉक्स होते हैं जो लोग इकट्ठे वोट देते हैं उनको मालूम होता है कि अब इसी हुकूमत के साथ गुजारा करना है कई साल तक। अगर 5 साल नहीं तो 2 साल 3 साल तो इनके साथ ही गुजारा करना है। जनरल इलेक्शन में ये उम्मीद होती है सबको, हर पार्टी के सपोर्टर्स को, कि ये हुकूमत भी बन सकती है, वो हुकूमत भी बन सकती है। तो माजी में हमने ये देखा कि ज्यादातर, हमेशा ऐसा नहीं होता, हुकूमतें हारती भी हैं, लेकिन ज्यादातर ये होता है कि उनको एक एडवांटेज होता है। एक तो वो एडवांटेज का फैक्टर भी मुस्लिम लीग नवाज का वो मौजूद था। दूसरा जाहिर है पंजाब में जो है अभी तक पीटीआई की मुश्किलात दूर नहीं हुई। पीटीआई बहुत दबाव में है, मुश्किलात में है। कई कैंडिडेट उनके मुल्क में, एक मुल्क में मौजूद नहीं था, मुनिस इलाही, परवेज इलाही जो है जेल में है, तो ये भी एक सिचुएशन मौजूद थी। अब तीसरी चीज जिस पर गुफ्तगू हो सकती है और गुफ्तगू होना शुरू हो गई है वो ये है कि पीटीआई का जो मकबूलियत का जो एकदम से एक वेव थी, क्या वो वेव बरकरार है या उस वेव में कमी आई है? उसका फैक्टर इस वेव में कमी है या दूसरे 2 फैक्टर्स हैं? और फिर एक चौथा फैक्टर जिस पर ज़ाहिर है पीटीआई जरूर बात करेगी, वो सवालात जो 8 फरवरी के इलेक्शन पे उठाए गए थे, क्या इन इलेक्शन पर भी उठाए जाएंगे कि अच्छा, इनमें भी? खान साहब एक बड़ा अहम सवाल इसमें यह है कि जो चले वोटर तो जो रिजल्ट तो हैं या जो नंबर्स तो हैं वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन आपके ख्याल में बतौर तजियाकार क्या पिछले चंद महीनों में नून लीग ने ऐसा कुछ किया है, कुछ ऐसे इक़दाम किए हैं, कोई ऐसी पॉलिसी लाइन सेट की है जिसके बाद दे कुड एक्सपेक्ट कि वोटर उनके हक में निकले और नताइज ऐसे आए, जैसे कि कल पूरी पंजाब की मेन कैबिनेट बैठी, तारीफों के पुल बांधे, और फिर अता तारड़ साहब, प्राइम मिनिस्टर खुद उनका एक मैसेज सामने आया। तो क्या ऐसा आपके ख्याल में कुछ हुआ है कि जिसकी बेस पे या महज वही कि हंसी खुशी रहने का सिलसिला है कि अब गुजारा करना है तो इन्हीं के साथ करें, क्योंकि हुकूमत में ये फैक्टर? जी, बहुत बड़ा एक कारनामा किया, और वो कारनामा ये कि वो हुकूमत में आ गए हैं, तो हुकूमत में होना भी तो बहुत बड़ा कारनामा है ना। उसके अलावा जो आपका सवाल है उसका वाज़ेह जवाब है कि मुस्लिम लीग ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जो माजी में वो नहीं कर रही थी, और एक भी ऐसा काम नहीं किया जो माजी में कर रही थी। नथिंग न्यू, कोई काम छोड़ा नहीं है, पुरानी प्रैक्टिस, कोई नई प्रैक्टिस अडॉप्ट नहीं की है, और ये उसके लिए बहुत एक बड़ी खतरे की घंटी है। यानी वो तमाम फैक्टर्स जो उसको नौजवान नस्ल से दूर कर रहे हैं,
जो नए वोटर से दूर कर रहे हैं, जो उसको गैर मकबूल बना रहे हैं, वो तमाम फैक्टर्स मौजूद हैं। मुस्लिम लीग उसको एनालाइज करने को तैयार नहीं है, अपने आप को रिन्यू करने को तैयार नहीं है। तो ये वक्ती तौर पर जो छोटी छोटी खुशियां हैं, इस पर उन्हें खुश नहीं होना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म छोटी ये 10 सीटों की खुशियां हैं, ये छोटी छोटी खुशियां। जी जो देखिए, जो लॉन्ग टर्म और नेशनल असेंबली में 2 सीटों की। जी 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 जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हैं वो हमारी पुरानी पार्टियों के खिलाफ जा रहे हैं। जो नए डेमोग्राफिक्स हैं, जो नए लोग हैं, जो नए वोटर हैं, वो उनके साथ अलाइन नहीं कर रहे, ये बोसीदा हो रहे हैं। तो अगर ये अपने आप को चेंज नहीं करते तो ये 5-10 सीटों की खुशियां, या अभी जिस तरह के इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन को जीत के हुकूमत में आ गए, ये खुशियां मुस्तकिल दायमी खुशियां नहीं है। तो ज़ैकम खान साहब, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं, तारड़ साहब भी कह रहे हैं कि वोटर्स का जो मूड है वो 8 फरवरी के इंतखाबात जैसा था, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ अब समझ लेके उनको जो है यकसर मुस्तरद कर दिया है। क्या अभी से ये जो नताइज आ रहे हैं, इससे हम सियासी जमातों की मकबूलियत का अंदाज़ा लगा लें, उसका फैसला हो जाएगा, या फिर ये जिस तरह से आपने कहा है छोटी छोटी खुशियाँ और आगे सारी सिचुएशन तब्दील भी हो सकती है? जो 8 फरवरी के इलेक्शन थे, उस जैसा मूड था, उस जैसा रिजल्ट था, तो ये तो देयर इज नथिंग टू सेलिब्रेट। आप उसके जरा रिजल्ट तो उठा के देखिए, सबसे बड़ी पार्टी कौन है? उसमें सबसे बड़ी पार्टी तो पीटीआई बन के उभरी है। मुस्लिम लीग नवाज ने तो वोट जो है वो लूज किए हैं, पीछे की तरफ गई है, उसको तो सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनानी पड़ रही है। तो वो तो अगर 8 फरवरी वाली कंटिन्यूटी है तो फिर तो कोई खुशी की खबर नहीं है। और मैं भी यही कह रहा हूँ कि अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से इनके पास कोई खुशी की खबर हो। अब देखिए, एक मौका मिला है, हो सकता है उसका ये फायदा उठा सके। मैं बहुत स्केप्टिक हूँगा, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत आसान होगा, लुकिंग एट द वे दे आर मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, एक तो ये कि कुछ मुआशी इशारे, कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज ने उनका आउटलुक कुछ बेहतर तो करार दिया है, आई मीन दे आर पॉजिटिव समहाउ। और दूसरी जानिब हमने स्टॉक एक्सचेंज को देखा, दो कि एक सुप्रीम इंडिकेटर नहीं है जो स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन प्राइम इंडिकेटर में कह सकता हूँ इसको समहाउ कि इन्वेस्टर्स का एक एतमाद है, वो फोर्सी कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो कंपनीज पाकिस्तान में ये ग्रो करेंगी, दैट्स व्हाई दे बाय दे शेयर्स, एंड जो हमारा एक साइकोलॉजी का अच्छा आता है। तो क्या इसको लेकर हौसला अफजा महसूस करना चाहिए नून लीग गवर्नमेंट को, या नहीं इट्स टू अर्ली टू से? आपको क्या लगता है? देखिए इमरान, आप इस वक्त जो रिपोर्ट्स आई हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आप उठा कर देख लें, आप एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट उठाकर देखें, IMF की रिपोर्ट उठाकर देखें, पाकिस्तान के जो इस वक्त तमाम इशारे हैं उनको उठा के देखिए। पाकिस्तान अभी तक बहुत एक खतरनाक सिचुएशन में है। अगर हम आगे IMF के प्रोग्राम में नहीं जाते फिर तो डिफॉल्ट ही डिफॉल्ट है। यानी डिफॉल्ट से बचने के लिए भी पाकिस्तान को बहुत मेहनत करनी होगी। यानी हमारा इस वक्त कामयाबी का इंडिकेटर ये है कि हम दिवालिया नहीं होंगे। आप अंदाजा लगाइए, जिस कौम की कामयाबी का इशारिया ये हो, इंडिकेटर ये हो कि हम दिवालिया नहीं हो रहे, तो ये क्या कामयाबी हुई। और ये हम प्रोग्राम IMF में जाएंगे, दिवालियापन से बचे रहेंगे, ये भी आज के दिन के हिसाब से खुशी की बात है। क्या ये बहुत बड़ी कामयाबी है? फिर आप ये देखिए कि ये भी जो ज्यादा ग्राउंड वर्क करके गए हैं वो तो इंटरिम गवर्नमेंट करके गई है ना, काकड़ की गवर्नमेंट करके गई है। जो पिछली 16 माह की हुकूमत थी वो तो आपको जून में तकरीबन डिफॉल्ट के पास लेकर गई थी। हिसाबदार साहब ने तो नाकाम बना दिया था IMF का प्रोग्राम। अब भी इनको बाहर से दिया गया है फाइनेंस मिनिस्टर कि इसको लो वरना तुम दिवालिया करोगे फिर से। तो आप तमाम इशारे के देखिए कि अभी तो हमारा जो ग्रोथ रेट है पिछली दफा नेगेटिव था, अभी 1.8 होने जा रहा है, जबकि 2.5% तो आपकी आबादी में इजाफा है। अगर आप आबादी के हिसाब से देखें तो अगले साल भी आपके पास ग्रोथ नहीं आएगी। महंगाई अभी देखिए 23%, 25% इस साल है, अगले साल भी वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 15% होगी। बहुत बड़ी महंगाई होती है। आप बेरोजगारी देखिए, 1 करोड़ नए लोग बेरोजगार गरीब होने जा रहे हैं। अगर गुर्बत का इंडिकेटर देखें और अगर आप बेरोजगारी देखें तो 2.5 करोड़ नौजवान जो हैं वो बेरोजगार हैं। तो हर इंडिकेटर खतरनाक है, बड़ी मेहनत करनी होगी पूरी हुकूमत। तो ज़ैकम खान साहब, वही बात है ना कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर फिर मुआशी इस्तेहकाम तो नहीं आ सकता। तो फिर कब आएगा वो वाला सियासी इस्तेहकाम जिसके बाद हम देखेंगे कि हमारी मईशत बेहतर होगी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा? सियासी इस्तेहकाम उस वक्त आएगा जब हमारी अशराफिया, हमारी अलीट, चाहे वो सरकार की मुलाजिम है चाहे वो सियासत है, वो जब ये समझेंगे कि पाकिस्तान उनसे ज्यादा बड़ा है, पाकिस्तान के मफादात उनके मफाद से ज्यादा बड़े हैं, और वो आपस में बैठकर तय करेंगे कि
कि हमने मुल्क के मफाद की बेहतरी के लिए काम करना है और रूल्स ऑफ द गेम बनाने हैं। ये तय करना है कि इस मुल्क को चलाना कैसे है। मुसलसल ये झगड़े पे नहीं पड़ा रहना कि कौन ऊपर होगा, कौन नीचे होगा, किसके पास ज्यादा अख्तियार होगा, किसके पास कम होगा। तो हमें सिविलियन मिलिट्री कन्फ्लिक्ट को भी रिजॉल्व करना है हमेशा के लिए, और सियासतदानों के जो आपस के इख्तलाफ है उनको भी ये जो ये तय का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया ना, तो उससे वो एक जुमला में आ गया, तो ये तय है कि अब उम्र भर नहीं मिलना, कुछ इस तरह का एक शेर भी है। तो ये वो जहाँ ये क्या यहाँ ये कहीं पे तय है कि अब उम्र भर नहीं मिलना, या कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि बड़ी बड़ी बातों का हल निकल आता है जब हम साथ बैठ जाते हैं। वैसे वो तो मौलाना के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के बारे में भी कहा कि अगर वो बैठ जाए, मुज़ाकरात करें, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ये चूँकि इन्होंने नुक्ता उठाया था सियासी इस्तेहकाम का, तो इसलिए मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है सभी जमातों का ऑन बोर्ड होना, और कोई जमात फिर सदर की तकरीर के दौरान एहतजाज न करें और बाजे ना बजे पार्लियामेंट के अंदर। हाँ साहब, देखिए इमरान, इसके अलावा हल क्या है? गुफ्तगू के अलावा क्या हल है? क्या यहाँ कोई दो अलग अलग मुल्कों की फौजें हैं, दुश्मन मुल्कों की फौजें हैं? एक ही मुल्क की एक ही सियासी जमातें हैं, सबके एक ही मकसद है। आप इनके मंशूर उठा के देख ले, सब एक ही बात कर रहे हैं ना, सब पाकिस्तान को आगे लेकर चलने की बात कर रहे हैं। एक दूसरे की बर्दाश्त के बगैर तो बात चल नहीं सकती। और बाजी में हुआ ना, आप मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के झगड़ों को देखिए, कितने झगड़े थे। नवाज शरीफ तकरीर में कहा करते थे, जलसों में कहा करते थे कि मेरा दिल करता है कि मैं पीपल्स पार्टी के टुकड़े टुकड़े कर दूं। एक दूसरे को जेलों में डाला, बड़ी बड़े उन पर मुकदमात किए, लेकिन आखिर में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया ना 2006 में, एक रास्ता निकाला ना। तो उसी स्पिरिट में, जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की स्पिरिट थी, मेरा ख्याल है तमाम को, पीटीआई को भी साथ मिलकर और उन जमातों को एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना चाहिए। और यही रूल्स ऑफ द गेम होते हैं ना। देखिए, आइन के अलावा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ने एक रूल्स ऑफ द गेम दिए ना, जो सियासतदानों के आपस में थे कि हम इस तरीके से मिलकर सियासत करेंगे, इस तरीके से हुकूमत चलाएंगे, इस तरीके से एक दूसरे को अकोमोडेट करेंगे। तो इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। इसके अलावा वाकई कोई हल नहीं है। ज़ैद खान साहब, एक और भी डेवलपमेंट है। ईरान के सदर इब्राहिम राइसी जो हैं वो 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे और उनकी मुलाकातें होंगी सदर से, वज़ीर आज़म से। क्या लगता है, ईरान इसराइल कशीदगी के बाद ईरानी सदर का ये जो दौरा है, इसको आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में देखिए बहुत ही पॉजिटिव बात है, क्योंकि ये पहले से तय था, इस कशीदगी से पहले से ये तय था कि उन्होंने आना है। पाकिस्तान और ईरान की आपको मालूम है कशीदगी हो गई थी, कुछ हमले हो गए थे। उसके बाद ईरान ने खास तौर पे कोशिश की कि ये जो मामलात हैं ये आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। पाकिस्तान ने भी ये कोशिश की। ईरान के साथ हमारा कोई एक बड़ा झगड़ा मौजूद नहीं है, छोटे छोटे इंटरेस्ट के कॉन्फ्लिक्ट हैं, लेकिन मेरा ख्याल है हम दोनों मुल्क उस तरफ जा रहे हैं जहां हमारे मफादात बहुत मिलते हैं। तो मिलकर काम करने की जरूरत है। हमारे 1000 साल का ताल्लुक है इन दोनों मुल्कों के, हमारे तहजीबी रिश्ते हैं और हमारे मुस्तकबिल में एक दूसरे के साथ मफादात भी जुड़े हुए हैं। तो मिलकर काम करने में हमारा फायदा है, लेकिन जाहिर है हमारी कुछ मजबूरियां भी हैं। हमारी मजबूरियां ये हैं कि ईरान ने जो सब मुल्कों के साथ झगड़े लिए हुए, हम उन झगड़ों का हिस्सा नहीं बन सकते। ईरान कर सकता है झगड़ा, वो दुनिया के दूसरे बड़े ऑयल रिजर्व पे बैठा है। पाकिस्तान के पास तो अपने लिए भी तेल काफी नहीं है। हम उस तरह के झगड़े नहीं कर सकते, हमारे मफादात में नहीं है कि हम झगड़े करें। हमने ईरान के साथ ताल्लुकात को लेकिन बैलेंस करना है अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात के साथ। लेकिन हाँ सर, ऐसे आपको मालूम है जहाँ पे म्यूचुअल इंटरेस्ट के अंदर होते हैं और आप नेबर्स चेंज नहीं कर सकते, फ्रेंड्स आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका बहादुर तो खुश नहीं होता ऐसे दौरों से। खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं, दे माइट नॉट बी, दो कि हमारी इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी है एंड नो वन हैज़ अ राइट टू डिक्टेट पाकिस्तान दैट व्हाट दे हैव टू डू एंड व्हाट नॉट, लेकिन उसके बावजूद हमारी बहुत बड़ा ट्रेड का वॉल्यूम है अमेरिका के साथ, हमारा एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक हमारा एक कोऑपरेशन है उनके साथ, और अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ओबियसली दे आर द सुपर पावर। तो इसका कोई इम्पैक्ट आप देख रहे हैं पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के ऊपर, चूंकि अभी हम IMF के साथ भी नेगोशिएशंस के अंदर हैं? देखिए, यही एक मुल्क के लिए चैलेंज होता है कि वो अपने मफादात की खातिर सब मुल्कों के साथ ताल्लुकात को बैलेंस कर सके, मैनेज कर सके। तारीखी तौर पर ये पाकिस्तान ने बहुत कामयाबी से किया। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन के साथ अपने रिलेशंस को मैनेज किया। चीन के और अमेरिका के सफारती ताल्लुकात भी नहीं थे, पाकिस्तान अमेरिका के कैंप में था, लेकिन पाकिस्तान ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किए। हमारे अरबों के साथ बहुत बड़ी दोस्ती थी, बहुत गहरी दोस्ती थी, आज तक भी है, लेकिन हम ईरान और अरब जंग का हिस्सा नहीं बने, कभी नहीं बने। हमने उसको बैलेंस किया। अब एक नया चैलेंज आया है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से बहुत प्रेशर आ रहा है, एक तो चीन के साथ रिलेशंस के हवाले से, और दूसरा
ईरान के हवाले से भी प्रेशर्स हैं, कुछ अरबों के भी होते हैं, अमेरिका के भी हैं, और हमारे लिए चैलेंज है कि हम अपने मुल्की मफादात में इन सब को बैलेंस करें, क्योंकि हमारा मफाद इन तमाम ताल्लुकात के साथ कर लेंगे, मुख्तसरन कर लेंगे बैलेंस। मुझे मैं ये तवक्को करता हूं, माजी में किया है, आइंदा भी मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान ठीक है। खान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जैगम खान साहब सीनियर कार हमारे साथ मौजूद थे। सुबह हमने आप तक ताज़ा तरीन अपडेट्स भी पहुंचाई और तबसरे और तजज़िये भी पहुंचाए कि इस वक्त क्या चल रहा है और हमारे तजज़ियाकार क्या सोच रहे हैं। एक ब्रेक ले लें, बिल्कुल लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में अहम मामलात में हम बात कर रहे हैं और इस वक्त जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है वो ईरानी सदर इब्राहिम रईसी साहब का आज का दौरा है। पाकिस्तान और ईरान दोनों ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं, हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, नेबर्स हैं और तारीख़ी लिहाज से भी पाकिस्तान का बहुत सारा ताउन ईरान के साथ और कुछ मामलात का ईरान का पाकिस्तान के साथ रहा है। अहम मुलाकातें भी मुतवक्के हैं जिस दौरे के अंदर सदर इब्राहिम रईसी की, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन इज़ कि ये आम इंतखाबात के बाद पहला हाई प्रोफाइल विजिट है जो पाकिस्तान के अंदर किसी सरबराह मुमलिकत का हो रहा है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंस का हामिल है। फिर इसमें जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, जो मसाइल कुछ पाकिस्तान के रहे हैं, इसके अलावा गैस पाइपलाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेड रूट्स हैं और मेरी टाइम सिक्योरिटी आई बिलीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान, इस पर भी बात होगी और खत्ते की मजमूई सूरत हाल तो डिस्कस होगी, खासतौर पर पोस्ट ईरान एंड इसराइल सिचुएशन। लेकिन यहाँ पर यह बात बताना है कि सिफारती ज़राए के मुताबिक ये दौरा ईरान और इसराइल कशीदगी से पहले तय था और ये स्केजुअल के मुताबिक हो रहा है, तो इसी पर हमने बात करनी है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है, बात कर लेते हैं। हमारे साथ सैयद मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, आज जो दौरा होना है पाकिस्तान के विजिट पे आ रहे हैं ईरानी प्रेसिडेंट, ईरान इसराइल तनाज़ा जिस तरह से भी इमरान ने बात की, उसके पस मंज़र के साथ साथ पाकिस्तान की अपने जो मुआशी और सियासी जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, उसके तनाजुर में आपके ख्याल में ये दौरा कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये दौरा जिस तरह आपने बताया कि जो मौजूदा मशरिक़ वस्ता की कशीदगी है उससे पहले तय हुआ था, और दूसरी बात ये है कि इसमें ऑब्वियसली दो मामलात जो अहम तरीन हैं वो ये हैं कि पहली बात ये कि जो एक हमला ईरान की जानिब से पाकिस्तान पे किया गया, लेकिन दोनों ममालिक ने एक बुर्दबारी और दानिशमंदी का मुजाहरा देते हुए उन गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश की और इस बात का एहसास किया कि दहशतगर्दी जो है वो दोनों ममालिक का मुश्तरका एक चैलेंज है। और उसके बाद आप जानते हैं कि ईरान के वजीर खारजा ने भी पाकिस्तान का दौरा किया था, और ये जो दौरा है ईरानी सदर का, ये इस बात का सबूत है जो कि किसी भी ईरानी सदर का 8 साल में पाकिस्तान का पहला दौरा है, और मौजूदा इस्लामाबाद में जो हुकूमत हमारे वजूद में आई है उसके बाद किसी भी हेड ऑफ स्टेट का ये पहला दौरा है। तो ये इस बात का सबूत है कि ईरान जो है पाकिस्तान को बहुत अहमियत देता है और हमारे साथ दो तरफा करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात का ख़्वाह है। 3 ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर मैं समझता हूँ ये दौरा दो तरफा ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में बहुत अहम साबित होगा। सबसे बड़ा मसला, जिस तरह मैंने कहा, दहशतगर्दी जो इस खित्ते की तरक्की, खुशहाली, कनेक्टिविटी के रास्ते में सबसे बड़ा चैलेंज है, उसके हवाले से मैं समझता हूँ आला तरीन सतह पे पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान के सदर और फौजी क़यादत से इनकी मुलाकातें मुतवक्के हैं, जिसमें पाकिस्तान और ईरान ये कोशिश करेंगे कि एक ऐसी सोच और लाहे अमल वज़ा किया जाए जिसके जरिए से दहशतगर्दी के नासूर और मुश्तरका चैलेंज का खात्मा किया जा सके। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान यकीनी तौर पे बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से भी जो चीज़ें हैं उसमें ताउन को आगे बढ़ाना चाहता है। मईशत के मामले में आप जानते हैं कि हम चाहते हैं कि बॉर्डर कुछ मार्केट्स वगैरह कायम की जाएं दोनों ममालिक की सरहदों पे, ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनके रोजगार और माशी खुशहाली के मौके में भी इजाफा हो सके। जो तीसरा पहलू है वो एनर्जी सिक्योरिटी का है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो चाह रहा है कि हम ईरान के जो एनर्जी की सप्लाईज हैं उससे अपने एनर्जी के चैलेंजेस को अफोर्डेबल और सस्टेनेबल अंदाज में हल करने में मदद हासिल करें। आप जानते हैं कि जो ग्रिड लाइन है गवादर के लिए वो भी ईरान से प्रोवाइड की गई है। तो मैं समझता हूँ ये एनर्जी सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, बॉर्डर सिक्योरिटी और दोनों ममालिक के दरमियान जो तिजारती रवाबित हैं उनको दो तरफा एतबार से आगे बढ़ाने के लिहाज से ये दौरा बहुत अहम है। अलबत्ता ये बात वाज़ेह करना जरूरी है कि ये पाकिस्तान ईरान की जो दोस्ती और कुर्बत के की कोशिश है आला तरीन सतह पे, ये किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं है। हाँ, दोनों ममालिक को करीब लाना है और एक दूसरे मुश्तरका चैलेंजेस
से निमटना है और इस खित्ते में तरक्की और खुशहाली के सफर को आगे बढ़ाना है। ग्रेट। मैं एक्चुअली दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क, मैं इसी जानिब आ रहा था क्योंकि हम अक्सर जब भी ईरान के साथ ताल्लुकात की बात होती है तो दो ममालिक के तनाजुर में इसको देखते हैं। एक हमारा बेस्ट फ्रेंड, हमारा भाई सऊदी अरब, उनके साथ ताल्लुकात को हम देखते हैं। दो के पिछले कुछ अरसे में सिफारती सतह पे सऊदी अरब और ईरान ने अपने ताल्लुकात को बहुत इंप्रूव किया एंड पाकिस्तान समहाउ हैड अ रोल इन इट। वी रिमेंबर हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने तो बाकायदा तौर पे ऑन एयर ऑन मीडिया ऑफर की थी कि अगर कोई ऐसी नेगोशिएशन हम कर सकते हैं तो हम करेंगे। और बहरहाल पाकिस्तान का एक रोल इस कॉन्टेक्स्ट में रहता है कि पाकिस्तान दोनों का अच्छा दोस्त है और ईरान हमारा नेबर है। एक तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं चूंकि बड़ा डेलीगेशन सऊदी अरब का पाकिस्तान में था, क्या उस कॉन्टेक्स्ट में भी इस दौरे की कोई इंपॉर्टेंस आप देख रहे हैं? नंबर वन। नंबर टू, अमेरिका की चूंकि ईरान से मुखासमत चलती है और अमेरिका हमारा भी बहुत सारे मामलात में हमारे बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात है उसके साथ और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, तो इन दोनों ममालिक के साथ सिफारती ताल्लुकात के तनाजुर में आप प्रेसिडेंट रईसी के इस विजिट को कैसे देख रहे हैं? बहुत अहम सवाल किया आपने। देखिए, पहली बात यह है कि जो रियासतों के दरमियान रवाबित होते हैं वो ब्रॉड बेस्ड होते हैं, मल्टी डोमेन और मल्टी डायमेंशनल होते हैं और मुख्तलिफ शोबों में बैक वक्त ताउन चल रहा होता है। जहां तक आपने बात की ईरान के, चूंकि ऑब्वियसली तारीखी और देरीना हमारे साथ रवाबित करीबी रहे हैं और ऑब्वियसली जो मगरबी ताकतें हैं वो इसको शक की निगाह से देखती हैं, लेकिन मैं समझता हूं हमारी जो सिफारतकारी है उसका एक बहुत अहम रोल है। ये बात हम हमारे जो मगरबी दोस्त और ताकतें हैं उनको भी इस किस्म के शुबहात को जायल करने के हवाले से कि हमारी जो ईरान के साथ माशी, तवानाई और काउंटर टेररिज्म के हवाले से ताउन को आगे बढ़ाने की ख्वाहिश और जरूरत है, ये किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं है। इसका मकसद सिर्फ इस खित्ते में दहशतगर्दी का खात्मा है और इस खित्ते में एनर्जी और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को आगे बढ़ाना है। और हम किसी भी मुल्क में, और ये सिर्फ ईरान के हवाले से बात नहीं है, यही बात मैं पाकिस्तान चीन ताल्लुकात के बारे में भी कहूंगा कि पाकिस्तान चीन दोस्ती भी जो है वो दोनों ममालिक की तरक्की और खुशहाली को आगे बढ़ाने के लिए है। ये किसी तीसरे मुल्क या ताकत के खिलाफ मफादात को आगे बढ़ाने या उनके मफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। ठीक है। और सर, जब हमने देखा है कि रवां बरस के आगाज़ में ही हमारे अपने नेबर कंट्री ईरान के साथ ही कुछ हालात भी थोड़े कशीदा हुए जब दोनों ममालिक ने दहशतगर्दी का वो लगाकर सरजमीन पर अटैक किया, एक दूसरे की सरजमीन पर मुबैना दहशतगर्दों के हमलों को नाम देकर, उसके बाद आपके ख्याल में ये कितना इम्पोर्टेंट विजिट है और उसके बाद कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा? देखिए, ये तीन एतबार से बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली बात ये कि ये एक हकीकत है कि एक गैर जिम्मेदाराना रवैये के तहत हमला हुआ मिसाइल के जरिए से पाकिस्तान की सरहदों के अंदर और जिसका पाकिस्तान ने जवाब देना जरूरी समझा। लेकिन मैं इस बात को अप्रिशिएट और रिकॉग्नाइज करना चाहूंगा एक पाकिस्तानी एनालिस्ट की हैसियत से कि इस गलती का बर वक्त और भरपूर एतबार से यूं लगता है कि ईरानी क़यादत ने एतराफ़ किया और एहसास किया, जिसका सबूत ये है कि एक हफ्ते के अंदर ही इस कशीदगी के जो ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हैं उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। ठीक है, अच्छा टाइम कम है, आई जस्ट हैव 30 सेकंड्स। शाह साहब, एक आखिरी सवाल मेरा भारत के हवाले से है। भारत कैसे देखेगा? चाबहार पे बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात ईरान के साथ हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं उनकी, दूसरी जानिब सऊदी अरब के साथ भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, हमने रिसेंटली देखा है, बड़े मुआहदे हुए हैं। भारत कैसे देख रहा है इसको, ईरान के सदर के विजिट को, आपके ख्याल में? ये बहुत अहम सवाल है कि भारत ने हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गलत फहमियां और शकूक शुबहात को बढ़ाया जाए, हवा दी जाए। आपको याद होगा जब ईरान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी भी हुई तो भारतीय मीडिया ने उसको मजीद हवा देने की कोशिश की, लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ममालिक ने बुर्दबारी और दानिशमंदी से इसको मैनेज कर लिया तो काफी अफसोस और दुख हुआ भारत को। तो ये मैं अपने ईरानी दोस्तों को भी ये पैगाम देना चाहूंगा कि भारत की जो नीयत है और कोशिश है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया जाए, यहाँ दहशतगर्दी की पुष्तपनाही की जाए, वो ईरान और क्योंकि दहशतगर्द पाकिस्तान और ईरान दोनों के मुश्तरका दुश्मन हैं, तो इसके ऊपर उनको नजर रखने की जरूरत है। राइट, प्लेयर हैविंग यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया और इस अहम मौजू पे अहम तबसरा हमने रखा। खबर ये कि अब से कुछ देर के बाद प्रेसिडेंट रईसी पाकिस्तान उतरेंगे, जब आएंगे तो हम आपको बराह रास्त भी दिखाएंगे। फिर वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब एक्सप्रेसो में कुछ बात कर लेते हैं। लेजेंडरी अदाकार मोइन अख्तर की 13वीं बरसी मनाई जा रही है। अदाकारी, मेज़बानी और नकल उतारने में अपनी पहचान आप रखने वाले जो मोइन अख्तर साहब हैं, उनके मद्दा उनकी 13वीं बरसी मना रहे हैं। मोइन अख्तर ने 13 साल की उम्र में अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया। मोइन अख्तर ने पहला क्लिप और पहली मरतबा शेक्सपियर के ड्रामा, स्टेज ड्रामा में बाकायदा तौर पर परफॉर्म किया। और अगर हम उनके बाकायदा फ़नी करियर की बात करें तो इसका आगाज़ 1966 में पाकिस्तान टेलीविज़न से किया।
तो मोइन अख्तर के अगर मकबूल ड्रामों की बात करें तो उनमें 50-50, हाफ प्लेट, फैमिली 93 सरे फहरिस्त हैं और बुशरा अंसारी और अनवर मकसूद के साथ मोइन अख्तर की जोड़ी जो है वो बड़ी सुपर हिट हुई। इसके साथ साथ मोइन अख्तर ने 1974 में फिल्म तुमसा नहीं देखा के अलावा मिस्टर K2 और मिस्टर ताबेदार में भी काम किया। लेजेंडरी मोइन अख्तर ने जहां मज़ाहिया किरदार अदा किए वहीं संजीदा किरदार निभाने में भी उनका कोई सानी न था। मोइन अख्तर ने अदाकारी और कॉमेडी के साथ मेज़बानी में भी अपनी धाक बिठाई। उन्हें तमगा हुस्न कारकर्दगी, सितारा इम्तियाज़ और इसके अलावा कई दीगर अवार्ड्स के भी नवाजा गया। तो जनाब मोइन अख्तर एक बेमिसाल फनकार थे। अपनी बेमिसाल फनकारी की बदौलत वो आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा हैं। जनाब हम बात कर रहे थे लेजेंडरी मोइन अख्तर साहब की। हमारी बहुत सारी दुआएं उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए। जो काम मोइन साहब ने किया हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। टॉप ऑफ द आवर ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस दूसरे घंटे में भी हमारा साथ अच्छा रहेगा। कुछ इन्फॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग मिक्स का। वैसे आज एक एंटरटेनमेंट के हवाले से बताएं, बड़ा ज़बरदस्त एक गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। आपको कहते हैं ना मज़ा ना आए तो पैसे वापस, वो वाला गेस्ट हमारे पास फिलहाल नहीं। फिलहाल हमने एक और अहम मौजू पर बात करनी है, वो है अर्थ डे। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ का ये दिन मनाया जा रहा है और बुनियादी तौर पर इसका मकसद आवाम को ज़मीन पर जो माहौलियाती आलूदगी है और इस हवाले से जो दीगर इससे जुड़े हुए मसाइल हैं, इससे आगाही फराहम करना है। इंसान की ज़िंदगी और बका का जो दारोमदार है, एक तरफ जहाँ ज़मीन से वाबस्ता है तो वहीं दूसरी तरफ इंसानी तरक्की के साथ साथ कई जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं वो भी जन्म ले रही हैं, जो ना सिर्फ इंसान बल्कि ज़मीन के लिए भी ख़तरनाक साबित हो रही हैं। इंसान ने अपनी ज़रूरी और गैर ज़रूरी सरगर्मियों से ज़मीन के कुदरती निज़ाम पर काफ़ी गहरे मनफी असरात मुरतब भी किए हैं। बिल्कुल, और इन मनफी असरात का जो खुमियाजा है वो न सिर्फ हम भुगत रहे हैं बल्कि हमारी आने वाली नस्लें भुगतेंगी। आज हम देखते हैं ज़लज़ले हैं, समुद्री तूफ़ान हैं, खुश्क साली है, इसके अलावा वाइल्ड फायर्स हैं, कई ऐसी कुदरती आफात हैं और ये तकालीफ बढ़ती जा रही हैं। और हम तो जब भी अपने इस छोटे से प्लेनेट को देखते हैं, छोटा मैं इसलिए कहता हूँ कि जब आप ओवरऑल इस सेटअप का अंदाज़ा लगाते हैं ना जो कायनात का है, तो उसमें आपको ज़मीन बिल्कुल छोटी सी नज़र आती है। और उस छोटी सी ज़मीन के अंदर हमने इतने बड़े बड़े मसाइल अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए बना लिए हैं। सो इस पर हमने बात करनी है। प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक से इस दफ़ा थीम रखा गया है। इट्स वेरी प्रोमिनेंट एंड परमानेंट एक इशू भी है जो ज़मीन पे चल रहा है। तो इस पर हमने बात करनी है। और 2040 तक जो तमाम प्लास्टिक की पैदावार है, इसमें 60% कमी के हवाले से एक रेजोल्यूशन है कि उसको लाया जाए। कैसे मुमकिन है? हम अनफॉर्चुनेटली कॉन्ट्रीब्यूटर हैं इसके अंदर, अगर हम प्लास्टिक की बात कर रहे हैं ख़ास तौर पर। हमारे साथ नन अदर देन वक़ार अहमद मलिक साहब मौजूद हैं। आई बिलीव ईद के बाद हमारी रमज़ान के बाद पहली मुलाकात है लाइव बनफ़से नफीस। और ये न सिर्फ नॉर्थ का बड़ा ज़बरदस्त एक ट्रिप करके आए हैं, अपने आप को फैशन अप करके आए हैं, बल्कि ईद के बाद ओबियसली हमारी पहली मुलाकात है, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है। थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया। हाउ वाज योर ट्रिप? ट्रिप बहुत ज़बरदस्त। आप तो नॉर्थ से होके आ गए, अच्छे लैंडस्केप्स देख के आ गए और फिर दूसरी जानिब आज इस इतने अहम मौजू पे हमारे साथ बैठ गए। सबसे पहले तो आप बताइए हमारे लिए अहमियत क्या है इस दिन की, पाकिस्तान के लिए कितना अहम है ये दिन, वर्ल्ड अर्थ डे? पाकिस्तान है बहुत ही अहम है। इसकी वजह यह है कि दुनिया में 2 लाख से ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं और पाकिस्तान जो है उसके पास 7,000 से ज़्यादा ग्लेशियर, मतलब 2 लाख पूरी दुनिया के पास है और पाकिस्तान के पास 7,000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं। नॉर्थ पोल के बाद पानी का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा। इसके अलावा आप जिस भी एंगल से देखें तो पाकिस्तान अहम तरीन मुल्क है माहौलियात के हवाले से। लेकिन हम क्या कर रहे हैं इमरान, मसला ये है कि अभी तक ना जो कुछ रवैयों में मतलब 2-3 स्टेजेस हैं इस चीज़ को हल करने की। एक तो ये है कि कम्युनिटी की सतह पे अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए। दूसरा ये है कि ये ग्लोबल एक मसला है, वो तो आलमी मसला है। तो हम इन दोनों को एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में जो रवैये एनिमल्स के हवाले से हैं, अपने अर्थ के हवाले से हैं, हयात के हवाले से हैं, ओवरऑल वो कोई ऐसे अच्छे नहीं है। यानी पुराने ज़माने का इंसान जो है वो कम अज़ कम फितरत का एहतराम किया करता था ना, नेचर का एहतराम किया करता था। उसकी वजह यह है कि आप नेचर में से कोई भी धागा उठाएंगे, कोई एक स्ट्रिंग उठाएंगे तो बाकी भी सारी बचती हैं उससे। यानी मैं आपको आर्किटेक्ट की मिसाल देता हूँ कि वहाँ पे जितने भी वो एनिमल्स होते हैं तो वो वहाँ पे घास चरते हैं। अब वहाँ पे जो शिकारी ये भेड़िए हैं वो उनको आप पता है स्प्रेड करते रहते हैं, कभी इधर भगाया कभी इधर भगाया। अब वजह क्या है, जब साइंटिस्ट ने देखा तो पता चला कि वो घास को बिल्कुल लेवल करते हैं, घास चरते चरते ना उसको लेवल करते हैं, सो दैट कि जब उसके ऊपर बर्फ़ पड़ती है तो वो एक ख़ास लेवल पे पड़ती है। और जब सूरज की रोशनी आती है तो वो 85% जो हीट है वो रिफ्लेक्टर बन जाता है, वो एक आईना बन जाता है, तो वो उसको वापस रिफ्लेक्ट करती है। अब जब वो वापस रिफ्लेक्ट करती है तो उसका मतलब है कि आर्कटिक का जो ताल्लुक है वो इंतहाई गहरा वो पूरी दुनिया के क्लाइमेट के साथ हो जाता है। Indeed. अब आप किसी, ये तो मैं खैर एक मैक्रो लेवल की बात कर रहा हूँ, आप किसी कीड़े को उठा के देख लें,
उसी की स्ट्रिंग को, उसी को धागे को पकड़े, वो कहीं ना कहीं आके आपको आके लगेगा। तो हयात जो है ये इतना यानी कि हर चीज इंटरकनेक्टेड है, नेचुरली है, वाइटल कनेक्शंस हैं, इतने वो कनेक्शन मजबूत हैं कि जैसे ही आप उन कनेक्शंस को डिसरप्ट करते हैं तो वो बाकी स्ट्रिंग्स भी जो है वो भी सारी करना शुरू कर देती हैं। अब यहाँ पे मामला ये है कि जो हमारे रवैया है वो एनिमल्स के हवाले से है या प्लास्टिक के हवाले से है, किसी भी हवाले से, प्लास्टिक के हवाले से तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में दुनिया के रवैयों के हवाले से मज़ाक़ा खेज़ तरीन ममालिक में आता है। उसकी वजह आपको मालूम है कि अमूमी तौर पे कहता हूँ कि ऐसी फ़याज़ कौम के आप दूध दही लेने जाएं तो वो एक शापर के बजाय आपको 3-4 शापर, माशाल्लाह, डबल वैसे डबल करा लेते हैं, डबल कर देते। प्लास्टिक इस तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अभी क्यों जिस तरह आपने मेरे ट्रिप का हवाला दिया है, तो हुंजा प्लास्टिक फ्री है और उसको मज़ीद करने की कोशिश की जा रही है, तो उनको अलग से कर रहे हैं। वहाँ पे जो मेरी बातचीत हुई वहाँ पे भी यही हुआ कि प्लास्टिक जब तक उसकी प्रोडक्शन बंद नहीं होती, पीछे ये जो खास कर ये जो बैग्स हैं, शॉपिंग बैग, इनकी जब तक प्रोडक्शन बंद नहीं होती, ये क्योंकि अवेलेबल हैं, ये बहुत सस्ते हैं, इनकी अवेलेबिलिटी है, ये कभी भी, अच्छा आप मुझे बताएं, आज इसकी पाबंदी हम लगा दें मुकम्मल तौर पे कि आज के बाद शॉपिंग बैग यहाँ पे नहीं होगा, तो क्या होगा? 2-3 दफ़ा मैं और आप सफ़र करेंगे ना, चौथे जाएंगे। अच्छा वकार भी इस्लामाबाद में ये इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है, ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इम्प्लीमेंट हुआ, वी मस्ट गिव देम दिस क्रेडिट, और काफ़ी हद तक ऐसे इम्प्लीमेंट हुआ कि वहाँ पे कागजी इस्तेमाल अब भी हो रहे हैं वैसे बहुत सी जगहों पे, लेकिन कोई इतना फर्क नहीं पड़ा, प्रोडक्शन नहीं बंद हो रही। हाँ, प्रोडक्शन नहीं बंद हो रही, द मेन प्रॉब्लम है। जब मसला ये है कि वो 20-30-40 रुपए का बैग होगा वो जो वाला है, जी ठीक है, सही, तो उसकी जगह पे वो जो फ्री में जो मुझे चीज़ एक अवेलेबल है तो मैं क्यों करूँगा? तो वो प्रोडक्शन के पीछे फिर मामला जब तक वो खत्म नहीं होता। अच्छा, तो जिस तरह से ये एम किया गया है कि 2040 तक तमाम प्लास्टिक जो पैदावार है उसको, उसकी कमी जो है उसमें लाई जाएगी 60% तक, पाकिस्तान में 2040 तो नहीं, आपको क्या लगता है कि कब तक इसके ऊपर जो है वो कोई तब्दीली लाई जा सकती है? मुझे तो लगता है ना ये स्टैट्स हैं ही पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि बाकी दुनिया में तो प्लास्टिक काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल कर लिया गया। हाँ, इंडस्ट्रियल सतह पे ये मुख्तलिफ और जो है मामला वो एक अलग हैं, लेकिन अगर हम शॉपिंग बैग या चीज़ों की बात करें तो आप मतलब किसी भी जगह पर चले जाएँ, आप श्रीलंका चले जाएँ, आप किसी भी जगह पर चले जाएँ तो आपको कहीं आपको इस तरह का नज़र नहीं आएगा। हमारे यहाँ तो बाकायदा वो जो कचरे के जो पहाड़ हैं जो शहर के किसी भी मज़ाफ़ात में होते हैं, उन पहाड़ों में एनालिसिस करके देख लें, या हमारे यहाँ थोड़ी सी आंधी चलती है तो आंधी में जो मंजर होता है आप देख लें। शॉपिंग बैग तो यहाँ पे मसला ये नहीं है कि वो हमें प्रॉब्लम क्यों, हमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये 100-150 साल तक कंज्यूम होने वाली चीज़ नहीं है, तो इसने न सिर्फ ये आबी हयात को मुतासिर कर रही है बल्कि हर तरह का जो मामला है तो इस पर क्या अमर माने हैं हम? कभी हम धाती डोर को बैन नहीं कर सकते, वो इंसानी जानें ले रही होती है, कभी हम प्लास्टिक बैग्स को बैन नहीं कर सकते। आपने पुराने दौर की बात की, तब इंसान शिकार तो किया करता था, लेकिन बराह रास्त अगर शिकार करता था तो एक जानवर मुतासिर होता था, लेकिन अब मैं और आप भी था तो पता नहीं, हाँ पता नहीं कहाँ होता था, और एक मखसूस लोगों तक एक महदूद एक सिलसिला था, और अब मैं और आप मुझे लगता है दिन में कितने जानवरों की जान ले लेते हैं महज इस प्लास्टिक के इस्तेमाल से। हाँ जी, तो अमर माने क्या है? एग्जैक्टली ये भी है, ना सिर्फ प्लास्टिक के इस्तेमाल से बल्कि शिकार करके भी, शिकार की दो चीजें होगी ना। पुराने जमाने में अगर कोई शिकार होता था फन के लिए बहुत कम होता था, कोई बादशाह वगैरह किए करते थे। दूसरा जो शिकार हुआ करता था वो होता था ये जो खुराक के लिए। अच्छा, अब खुराक का वाला मामला तो वो उस तरह शिकार के साथ मुंसलिक नहीं रहा, लेकिन फन वाला जो है वो कहीं ज्यादा बढ़ गया। बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो है ना, उसकी जो वाल होती है उसके इर्द गिर्द, वहाँ पे हम एनिमल्स की तस्वीरें कि यार कितनी खूबसूरत है। उसके बाद एनिमल्स के साथ जो हमारा बर्ताव है वो भी वही बच्चा देखता है कि ये करके साइन ऑफ ऑस्टेरिटी वो नजर आता है कि। बहरहाल एक और चीज़ जो है वो क्लाइमेट के हवाले से जो करनी है मैं, वो ये कि जब अगेन वो ट्रिप वाला हवाला दूंगा कि वहाँ पे रेस्क्यू के हवाले से बड़ा अच्छा ये काम हो रहा था कि 35,000 लोगों को ट्रेन किया गया है जीबी में। अच्छा, किसी भी नेचुरल डिजास्टर या किसी उस शक्ल में, और ये वॉलंटियर्स हैं? हाँ, ये वॉलंटियर्स हैं, और 200 मरकज़ हैं जीबी के अंदर जहाँ पे वो नेसेसरी यानी ब्लैंकेट से लेके और जितनी भी ये चीज़ें होती हैं साथ में काम, वो वहाँ पे 200 मराकज़ हैं। अब वहाँ पे आगा खान एजेंसी फॉर हैबिटाट काम कर रहे हैं, लेकिन अब सफ़र जो मौलियात है या अर्थ के हवाले से जितनी भी सफ़र तो नीचे भी हमारा कर रहे हैं ना। ये जो मैं आपको मालूम है कि सैलाब के बाद क्या हाशिर होता है, मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पे हमने रेस्क्यू के हवाले से क्या किया। सर सोल्यूशन बताएं, टाइम हमारा एक सेगमेंट का खत्म हो गया। सोल्यूशन 2-3 सतह पे है। नंबर 1 कम्युनिटी, नंबर 1 कम्युनिटी की तरबियत और वो तमाम चीज़ें, मैं और आप और ये तमाम उसमें आ जाते हैं, एनजीओज आ जाती हैं, शॉपिंग बैग पाबंदी, ये तमाम चीज़ें हैं। ये पहली सतह है, और दूसरी सतह जो है वो आलमी है, वो ना मेरे बस में ना आपके बस में है। वो मेरा मतलब है कि हम जो 100 किलोमीटर का गिलाफ शेयर करते हैं तो इसमें वही वाली बात है, एक स्टिंग बजेगी। अच्छा, तो ये नहीं है कि कोई हुंजा वालों को जरूरत नहीं पड़ती शॉपर में चीजें डालने की, वो फिर कैसे उन्होंने प्लास्टिक फ्री किया अपने आप को? हाउ दे मीट देयर नीड्स? ऐसा क्या करते हैं वो जो बाकी पाकिस्तानी नहीं करते? प्रॉब्लम सिर्फ इमरान मेरा और उनका जो हम में और उनमें फ़र्क है ना
वो जो मुझे बुनियादी तौर पे नफ्सियात के हवाले से नजर आता है, वो उस लैंड को ओन करते हैं, हम अपने लैंड को ओन नहीं करते। उस लैंड के साथ बड़े कनेक्टेड, मतलब वो एक शॉपिंग बैग फेंकते हैं तो उनको होता है कि हमारी लैंड है इस पे, या आपने अगर फेंका है तो वो बहुत सख्त माइंड करते हैं। हम यहाँ पे नहीं करते, हम अपने बड़े मजे से क्यों। चले, हमारा एक ही दिल है, हम कितनी बार उनजा वालों को देंगे। वकार साहब जब भी आते हैं हमारी मोहब्बत और बढ़ा देते हैं। जीते रहिए, अल्लाह करे आपकी मिसाल, और जो लोग वहाँ घूमने जाते हैं ये मिसालें वहाँ से लेके आया करें, जो वकार साहब लेके आते हैं उनको फॉलो किया करें, थोड़े थोड़े भी करेंगे तो बहुत हो जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत पॉजिटिव बात है। सो इट्स प्लास्टिक वर्सेस प्लानट जी, या प्लानट वर्सेस प्लास्टिक। प्लीज़ अपने तौर पे तो रोकिए, हर शख्स अपने तौर पे शुरू कर दे कि प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल करना। हमने ब्रेक पे नहीं जाना है ना, हमने क्रिकेट पे बात करनी है, और क्रिकेट पे हम बता चुके हैं कि कल हम एक और मैच हार गए माशाल्लाह। इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ अब से कुछ देर बाद हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट होंगे, जरा बता देते हैं। चलें, हमारे साथ आ गए हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट। चलें, अब आपकी इजाज़त से जरा मैं एक बार फिर बता दूं, 5 मैचों की सीरीज है, 3 मैचेस पिंडी में होने हैं। पहला बारिश ने नहीं होने दिया, दूसरा हम जीते, तीसरा हम हार गए, 2 बाकी हैं, उसकी मेज़बानी करेंगे हम, यानी कि लाहौर वाले। सो है ना, हमारे साथ डॉक्टर ऑफ क्रिकेट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं, उनसे हमने बात करनी है। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर इमरान, आपको भी हिना आपको भी। बहुत शुक्रिया, सुबह खैर सर क्या समझते हैं, मैच की बात करते हैं। तीसरे T20 में न्यूजीलैंड की टीम ने ग्रीन शर्ट्स को हरा दिया है और 7 विकेटों से शिकस्त दी है, क्या वजह बनी? कहते हैं ना कि खुद एतमादी इंसान को ले डूबती है, कुछ ज्यादा ही खुद एतमादी का शिकार हो गई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, कुछ ज्यादा ही आसान ले लिया न्यूजीलैंड की टीम को। जिसके 3-4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो नोन है, बाकी सारे अननोन प्लेयर्स हैं। लेकिन खास बात ये इमरान कि ये सारे के सारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल कर आए, और आप अपने यहाँ देखें जमान खान अभी तक कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला। हमारे प्लेयर्स जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते, जिसकी वजह से मुश्किलात होती हैं। और हमारी बैटिंग जो थी वो हमारे लिए लम्हे फिक्रिया थी। जब 54 रन का आपको पावर प्ले में स्टार्ट मिल गया है और उसके बाद आप इतने 178 रन बनाने में कामयाब हुए, मिडिल ऑर्डर आपका जो है वो क्या कर रहा है। आपने इरफान खान नियाजी को लिया, ठीक है उन्होंने 30 रन बनाए, लेकिन आप देखें ना कि बीच में जो ओवर्स थे उन ओवर्स में हमने वो अटैक नहीं किया, वो इनिशिएटिव जो हमें मिला था पावर प्ले में उसका भरपूर फायदा नहीं उठाया। और अजहर महमूद ने भी एक्सेप्ट किया, बाबर ने भी, कि हमने जो है 20-25 रन का मिस स्कोर किया है। जी, बाबर एक्सेप्ट बहुत करते हैं फिर ऐसी बातें करने के बाद, लेकिन मिस्टेक्स वही रिपीट कर रहे हैं जो पहले उनकी कैप्टेंसी में रही हैं। अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलते, और पिंडी जैसी विकेट के ऊपर डिफेंडिंग 178, इट्स नॉट दैट इजी। हम कल कमेंटेटर्स को भी सुन रहे थे और हमने पिंडी की तारीख भी देखी है, रन स्कोर होते हैं यहाँ पे, और चैपमैन ने फिर वो प्रूफ भी किया। तो बाबर को क्या तब्दीली की जरूरत है अपनी इस रवैये के अंदर, या इस अटैकिंग प्लान के ऊपर, खासतौर पे मिड ओवर्स में? मुझे लगता है कि अगर 3-4 ओवर्स भी उस वक्त अच्छे निकल जाते तो शायद हम डिफेंड कर सकते थे, लेकिन हमने रन दे दिए वहां पे भी। देखिए इमरान, एक तो बाबर को अपनी अप्रोच को बेहतर बनाना होगा। जो इतना 128-129 का स्ट्राइक रेट नहीं चलता, और बाबर ने बॉल्स भी कंज्यूम की, रन स्कोर किए, लेकिन जब तक आप जो है वो टीम के आप मेन बैट्समैन है, फिर रिजवान का अनफिट होकर बाहर जाना, जो इन्होंने ट्रेनिंग की है, रस्से पे चढ़े हैं, पहाड़ पे चढ़े हैं, खिलाड़ी को अपने कंधे पे उठाकर भागे, लगता है उसके असरात जो है वो मुरतब हो रहे हैं। आजम खान अनफिट हो गए, वो किस्मत का रस्सा था मिर्जा साहब जो लड़खड़ा गया जिसमें ये हमारे खिलाड़ी जो इनको चाहिए था वहीं पकड़ कर लटक जाते ताकि फिर और तरक्की की मनाजिल तय करते जल्द से अब जल्द। आप कितना काबुल तो चले गए, और कितना लटकाना चाहते हैं आप हमारे प्लेयर्स को? बस छोड़े, अब आप प्लेयर्स ने तो शायकीन क्रिकेट को लटका दिया ना, उनके मुंह लटका दिए जो मायूस थे शायकीन क्रिकेट, जो बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वन साइडेड टीम है, मतलब हम वन साइडेड जीत जाएंगे। लेकिन मार्क चैपमैन की अगर हम बात करें, क्या उसने बैटिंग की, लेकिन हम लोगों के फील्डर्स की भी माशाल्लाह दाद देनी होगी। जो कैचेज हमने ड्रॉप किए, खासतौर पर 19 रन पर जो चैपमैन का कैच ड्रॉप हुआ नसीम शाह से शादाब खान की गेंद पर, वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और चैपमैन देखे हांगकांग में पैदा हुए, उस्मान ने भी एक कैच उनका ड्रॉप किया। हाँ, उस्मान से भी कैच ड्रॉप हुआ, तो वो मतलब वो बात नजर नहीं आई हमारी फील्डिंग में। और चैपमैन को देखें, हांगकांग में पैदा हुए, हांगकांग से वनडे और T20 डेब्यू किया क्योंकि एसोसिएट मुल्क था, 19 साल की उम्र में। फिर उसके बाद वो चले गए न्यूजीलैंड, उनके वालिदैन ले गए उन्हें न्यूजीलैंड।
वहां से वो खेले। लेकिन आप देखें इमरान के पाकिस्तानी सरजमीन पर चैपमैन के लिए पाकिस्तानी बॉलर बड़ी मरगूब गिज़ा साबित हो रहे हैं। आप देखें 8 मैचेस में उन्होंने पाकिस्तानी सरजमीन पर 8 T20 मैचेस में 396 रन स्कोर किए, 1 सेंचुरी 3 मिस सेंचुरियां। तो इससे लगता है कि ये होम ग्राउंड है उनका, ये न्यूजीलैंड। मुझे लगता है कि दिस इज वन कैन ड्रीम ऑफ, ऐसी ये तो ख्वाब हो सकता है हसीन। और आपने बड़ा अच्छा कहा कि मरगूब गिज़ा साबित हो रहे हैं। कल जब ये मैच हो रहा था और पाकिस्तान की हालत थोड़ी पतली हो रही थी मैच के अंदर, तो हमने देखा हमारी जो 3 रुकनी काबीना है, जिसमें हमारे हेड कोच शामिल हैं, जिसमें हमारे यूसुफ शामिल हैं और द वन एंड ओनली कहते हैं ना आंखों के तारे वहाब रियाज साहब शामिल हैं। बड़ी कोई गहरी गुफ्तगू चल रही थी। क्या एनालिसिस है आपका, क्या गुफ्तगू हो रही होगी उस वक्त? ये कहीं ये ना हो कि तारे जमीन पर आ जाए, जो फिल्म आई थी, तो आप ये भी देखें कि इनको परफॉर्म करना पड़ेगा आपको, सारे जमीन पे आ जाए। आप देखें कि हैरत की बात है इमरान के, जो इन्होंने जिस तरह से स्ट्रेटेजी प्लान की, इमाद वसीम को आपने रखा हुआ, उसको खिला ही नहीं रहे। आपने आमिर को चले 1 मैच खिलाया, रेस्ट कराया, आपका मिडिल ऑर्डर हल्का है। और आप उस्मान खान को, उसका नंबर या तो वो ओपनर है या वन डाउन है, आप उसको जब चौथे नंबर पे 5वें पे भेज रहे हैं, दोनों मैचेस में वो फ्लॉप हुआ है, उस पर भी प्रेशर बढ़ेगा। उसने अपनी कश्तियां जला दी हैं, वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। मिडिल ऑर्डर भी सेट नहीं है, स्ट्रेटेजी पाकिस्तानी टीम की सही नहीं थी, उस स्ट्रेटेजी की वजह से हमें नुकसान हुआ है। तो मिर्जा साहब, जिस तरह से अभी आपने इमाद वसीम का जिक्र किया है कि उनको नहीं खिलाया गया, मौका देना चाहिए था, तो जो मोहम्मद आमिर को ना खिलाकर क्या लगता है बाबर आजम ने कोई गलत डिसीजन लिया या फिर अब्बास अफरीदी को भी मौका मिलना जरूरी था? देखिए अब्बास आफरीदी अच्छा बॉलर है, कल जो 3 विकेटें गिरी उनमें से 2 तो अब्बास आफरीदी ने हासिल की, तो उसको मौका मिलना चाहिए था। आमिर एक सीजन कैंपेनर है, उनकी टीम में जगह पक्की है। अब मुझे लग रहा है जब लाहौर आ रहे हैं ये लोग, तो लाहौर में ये कुछ चेंजेस करेंगे, लेकिन कहीं ये ना हो कि पैनिक बटन दबा दें। और इमरान, आपको याद होगा कि अजहर महमूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हम रोटेशन पॉलिसी अपनाएंगे और बाबर आजम भी आराम कर सकते हैं। अच्छा। मुझे तो नहीं लगता बकिया 2 मैचेस में बाबर आजम आराम करेंगे। जो सूरत हाल है, जो कल मायूसी हुई, मेरे ख्याल में ड्रेसिंग रूम में लंबी मीटिंग हुई होगी मेरे ख्याल में। और 3 अफराद का तो आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो दिमाग है वो आपस में गुफ्तगू और उस कर रहे मीटिंग का थे। टाइटल क्या होया कि ये 9.5 इस मैच के अंदर। अच्छा, मुझे क्विकली ये भी बताएं, ये जो एक तो ये जो मुख्तलिफ फॉर्मेशंस बन रही हैं, इसमें से आप सबसे सूटेबल फॉर्मेशन कौन सी देखते हैं? मैं टीम की बात कर रहा हूं कि सबसे अच्छी प्लेइंग 11 आपके ख्याल में। और इमाद का ना होना बहुत सरप्राइजिंग है हमारे लिए, क्योंकि उनसे जूनियर प्लेयर्स को खिलाया जा रहा है। और इससे पहले आई रिमेंबर द ट्वीट जो उन्होंने की थी जब उनको वापस लाया गया, ही टुक द रिटायरमेंट बैक। उन्होंने कहा जी कुछ मेरी बात हुई है, नेगोशिएशंस हुई हैं और मुझे क्रिकेट बोर्ड ने एक तसल्ली के बाद, जाहिर बात है वो वापस आए और बड़े प्लेयर हैं, बड़ा अच्छा खेले हैं पीएसएल के अंदर, कैप्टन रहे हैं। तो उनका बुनियादी वजह क्या लग रही है आपको? मैच एक्सपेरिमेंटल है या कोई और रीजंस हैं जिसकी वजह से इज नॉट एबल टू मेक हिज प्लेस इनसाइड? देखिए मसला ये है कि मोहम्मद नवाज को बाबर आजम बहुत सपोर्ट करते रहे। आप सबने देखा कि बाबर आजम मोहम्मद नवाज को खिलाना चाहते थे, वर्ल्ड कप ले गए हर जगह। और अब कंपटीशन नवाज का था इमाद वसीम के साथ। इमाद वसीम अपनी परफॉर्मेंस की बेसिस पर पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट हुए और वो ऐसे बॉलर हैं जो सर्किल में बॉलिंग कर लेते हैं। स्पिनर जो है दुनिया में 1-2 स्पिनर ही, एक वेस्ट इंडीज का अकील हुसैन है, एक ये इमाद वसीम है जो सर्किल में बॉलिंग करते हैं, लेकिन उनको नहीं खिला रहे। हैरत की बात है, अबरार अहमद को आपने तरजीह दी, आप 2-2 लेग स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं। आप शादाब खान को ड्रॉप नहीं कर सकते। कल जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, जो कैच लिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेटर है शादाब खान को नहीं ड्रॉप कर सकते। तो इनको चाहिए कि इमाद वसीम को लाए, मिडिल ऑर्डर तगड़ा करें। 2 ना तजुर्बाकार बैट्समैन आपके मिडिल ऑर्डर में, उस्मान खान और हमारी तरफ से आपको दावत है, अगर आप लाहौर में मैच विटनेस करना चाहें तो अगले मैचेस लाहौर में हम ट्राई करेंगे कि ये 2 मैचेस जिता दें हम पाकिस्तानी टीम को। दिस इज व्हाट वी कैन डू। पिछली तरह की दावत तो नहीं है कहीं बस आपने गायब नहीं होना आगे। अब पिछली का मुझे नहीं पता मिर्जा साहब, ये तो आगे के लिए दावत है। अब बिना की गारंटी पे आ जाएगा। और बताइए। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जनाब, अब एक्सप्रेसो में एक छोटी सी वक्त, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। भैया अक्सर हम जो कहते हैं वो हम करते हैं। हमने इस घंटे के स्टार्ट में आपको बताया था एक बड़ा जबरदस्त पावर पैक किस्म की परफॉर्मेंस आपको दिखानी है। अल्लाह करे परफॉर्मेंस भी वैसी हो जैसा मेहमान है। अगर आप टिकटॉक देखते हैं या सोशल मीडिया देखते हैं तो अक्सर नई नई चीजें वायरल होती रहती है ना, नई नई शख्सियात भी। आज जिस वायरल पर्सनैलिटी से आपको मिला रहे हैं, इनका निक की बड़ा कमाल है, निकू खान। निकू का असली नाम जो है महराज दीन है। इनकी अपनी शख्सियत से बहुत बड़ा नाम है क्योंकि छोटे से हैं वो, लेकिन इनका निक है निकू खान। और निकू खान की जनाब सलाहियत ये है कि ही इज़ अ वेरी वेरी गुड सिंगर।
फोक, पंजाबी, सराइकी इस तरह के गीत गाते हैं। और जब मैंने इनका पहला गाना है ना सुना, आई बिकेम लिटरली अ फैन ऑफ निकू। और निकू को जो मशहूर किया वो शुएब ने किया, जो इस वक्त भी उनके साथ हैं, और ये दोनों हाँ। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। जी हाँ बिल्कुल, एंड वन थिंग, मेल्सी से इनका ताल्लुक है। बिल्कुल मेल्सी से इनका ताल्लुक है। इस वक्त निक्कू खान हमारे साथ मौजूद हैं। निक्कू, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? वालेकुम सलाम। क्या हाल है निकू, ठीक हो? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा भाई निकू। एक तो यार आप इतने अच्छे गाने गाते हैं, उम्मीद है कि आप हमारे साथ भी गुफ्तगू में जो है ना हमें भी इंटरटेन करेंगे। तो बेटा कब से गा रहे हो आप, कब से गाने गाने का शौक है आपको निकू? छोटी उम्र, इससे भी छोटी खुद उम्र। बताएं, अंकल की बात नहीं सुने, खुद बताओ कब से गा रहे हो? बचपन से मैं गाने वगैरह गाता था। अच्छा, अभी भी तुम्हारा बचपन ही है मेरे दोस्त। अच्छा निकू, चलें हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले ना आपका जो गाना सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ ना, हम सबसे पहले वो सुन लेते हैं। आप ज़रा सुनाएं अपना वो मशहूर गाना। और शुएब आपका भी बहुत शुक्रिया यार, आप साथ मौजूद हैं, क्योंकि आपने वो पहली वीडियो बनाई थी, तो हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। ज़रा वो गाना शुएब हो जाए, निकू से ज़रा कहें, सुनाएं हमें वो। आओ निको डोला तो मैं कहता ढोलते मैं यहाँ कटे जमाना बन सरदार वे, ढोलते मैं यहाँ कटे जमाना बन सरदार वे, सजना नू मैं सरदार वे भावे लड़दार वे, सरदार वे भावे लड़दार वे, ढोलते मैं हाँ कटे जमाना बोले सरदार वे, तेरा प्यार है जिंदगी मेरी करनी है मैं पूजा तेरी, मच पे हाँ कटे जमाना बोले सरदार वे। वाह 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 भाई, ये खुशी तालियां हैं। पता नहीं निकू आपको आवाज आ रही है या नहीं, बहुत अच्छा गा रहे हो। अच्छा निकू, किसको ज्यादा आ रही है? अच्छा, किसको ज्यादा सुनते हो, गाने सुनने किसके ज्यादा पसंद है आपको निकू? उस्ताद अकरम फरीदी को। किसके? उस्ताद अकरम उस्ताद अकरम के गाने। फरीदी को। ठीक है ठीक है। तो शुएब, आपकी निकू से कैसे मुलाकात हुई, कैसे मिले आपको? आपने कहा पार्क में मुलाकात हुई, और ये वहाँ पे मांग रहे थे, कोई क्या हो रहा था, क्या एक्टिविटी थी? जी वो ना एक रिसेंटली मैं यहाँ पे पार्क में आया था, तो ये भीख मांग रहा था, यहाँ पे रो रहा था ये बच्चा। अच्छा, रो रहा था, अच्छा। ओके। हाँ, तो मैंने इसे चुप कराया और इसे यानी मैंने कुछ पैसे दिए, तो ये कहता है भाई रुको मैंने आपको एक सॉन्ग सुनाना है। अच्छा, हाँ, तो तभी भाई ने एक बच्चे ने सॉन्ग सुनाया जो कि मैंने रिकॉर्ड किया, और जैसे ही अपनी टिकटॉक पे डाला वो वायरल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस टाइम से ये स्टार बन चुका है। अच्छा अच्छा, नहीं आपने एक तो बहुत अच्छा किया कि आपने। और अब उसके बाद फिर निकू को आप कैसे लेके साथ चल रहे हो? क्या आपने निकू को पढ़ाने का साथ कोई इंतजाम किया है, कुछ ऐसा किया है जिससे ये सिंगर तो ये अच्छा है ही, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़े लिखे भी आगे बढ़े, कुछ कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। इसका जामिया में भी मैंने करवा दिया एडमिशन, स्कूल में भी करवा दिया, एज इंटरव्यू पहले भी आ चुके हैं। और बाकी इंशाल्लाह इसके गाने भी रिकॉर्ड्स हो रहे हैं, तकरीबन 7 से 8 गाने रिकॉर्ड इसके हो चुके हैं एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। अच्छा अच्छा, ओके ओके। सो निकू, कैसा लग रहा है यार, आप तो बड़े मशहूर हो गए हो। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अपना सबसे ज्यादा, जब अकेले में सबसे ज्यादा कौन सा गाना गाते हो निकू? ढोलक में कटे जमाना बन सरदार। ये तो सुन लिया हमने, दूसरा कौन सा? चंगिया ने लड़ाइयां ढोला चंगिया नहीं, गासा निकेड़ के मर मैनू लगदा है डर, गासा निकेड़ के मर मैनू लगदा है डर, नित नित में जदाइयां ढोला चंगिया तो नहीं, चंगिया ने लड़ाइयां ढोला चंगिया ने, मैनू मिलन दे नारे नावे, वादा करके मिलन नावे, मेरी रुल गई जवानी ढोला चढ़ बेईमानी, मेरी रुल गई जवानी ढोला चढ़ बेईमानी, मेरी अखियां रुवाइयां ढोला चंगिया तो नहीं, चंगिया नहीं लड़ाइयां ढोला चंगिया नहीं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वंस अगेन बहुत खूब। अच्छा, मैंने एक इंटरव्यू देखा निकू जिसमें आपने कहा है कि आप अपनी बहनों को पढ़ाना चाहते हैं। आपकी 2 बहनें हैं गालिबन, राइट? वो क्या मामला है बच्चे, थोड़ा बताओ हमें। जी आपकी बहनें हैं?
मैं अपनी बहन को मेरे दिल की ख्वाहिश है क्योंकि मैं बहन को पढ़ाऊं अच्छा और उसको बहुत अच्छा बनाऊं, डॉक्टर बनाऊं। डॉक्टर बनाऊं। तो मैं बहनों की दिल की ख्वाहिश पूरी करूंगा और करके भी रहूंगा। ठीक है। खुद भी पढ़ना है, खुद क्या बनना है, सिंगर के अलावा क्या बनना है खुद? पाकिस्तान का बड़ा बड़ा गुलकार। बड़ा बड़ा गुलकार तो ऑलरेडी है, उसके अलावा कोई डॉक्टर, कोई फौजी, कोई ऐसी चीज बननी है, ख्वाहिश होती है देख के कि मैंने ये बनना है? जी। अच्छा पुलिस वाला, डॉक्टर, से सब कुछ बनना है। अच्छा चलो निकू, हमें बहुत अच्छा लग रहा है यार आपसे बात करके। अल्लाह करे आप पढ़ो और अच्छे से पढ़ना है और अच्छी बातें सीखनी है, अच्छा पाकिस्तानी बनना है। ठीक है, आप हमें जल्दी से एक और गाना सुना दें, कोई अच्छा सा जो हमारे सुनने वालों को बहुत अच्छा लगे, फिर हम आपसे इजाजत चाहेंगे। निकू कोई भी सुना दें और एक और गाना हमें सुनाएं। हाँ ठीक है, अभी प्रोसेसिंग हो रही है निकू की। हाँ जी ये पुज गए अखा में मीट लिया ओ घर बाहर दियां च रखी जड़ी टुर के आवे अबू बेटे उम्र याद मुका ओ मेरे कीमती जुल्फी तू कम लेनो शिकाश ने सोन ची और के ओ मेरी बड़ी खाक दी ओ ढेरी दी। वाह 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 निकू, बहुत शुक्रिया यार, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपको सुन के निकू। और आप अल्लाह करे मिराज जी, आप उर्फ निकू से आपकी मुलाकात हमने आपको कराई। टाइम हमारे पास कम है इसलिए बेटा मुझे आपको रोकना पड़ा, माजरत। और आप ऐसे ही गाते रहो। और शोएब, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप एक जिम्मेदाराना किरदार अदा करेंगे। ज़्यादा कैमरा एक्सपोजर भी बच्चों के लिए नहीं अच्छा कि अगर एक बच्चे को बहुत लोग देख रहे हैं तो उसे इतना दिखाया जाए कि वो भी आपको पता है कि उसके लिए नुकसानदेह है। लेकिन उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से निकू के साथ निकू को सपोर्ट करेंगे। जी शोएब, चले शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद रहे जी। हमने एक वायरल सिंगर निकू खान से आपकी मुलाकात कराई। उम्मीद है आपको हमारा ये इंटरेक्शन थोड़ा टफ था हमारे लिए, लेकिन अच्छा लगा होगा। इसी पॉइंट पे हम ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब एक हीरो है जिनका जिक्र हम कर लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मुल्क का कोई नाम रोशन करे और एक्सप्रेसो में उसका हम जिक्र ना करें। तो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले शाहजेब रिंद हैं, जिन्होंने दुबई में होने वाले कराटे कॉम्बैट मुकाबले में इंडिया के राणा सिंह को जनाब शिकस्त दे ली और फतह अपने नाम की। कराटे कॉम्बैट में शाहजेब रिंद ने भारत के राणा सिंह को 20 सेकंड्स में ही राउंड डाला था और शाहजेब ने फाइट शुरू होते ही लातों और मुक्कों के ऐसे वार किए कि भारतीय फाइटर राणा सिंह सह ना सके और एक कोने में दुबक कर हिम्मत हार बैठे। उस पर रेफरी ने उन्हें टेक्निकल नॉकआउट करार दे दिया। तो इंडिया से सिंह इज किंग, हमारे सिख हमारे बहुत दिल के करीब है, वी लव देम। ऑन अ लाइटर नोट, रिंद इज किंग फॉर द टाइम बीइंग। जबरदस्त खेले, इतना अच्छा खेले कि जो इंडियन बॉलीवुड स्टार सलमान खान थे उन्होंने कह दिया कि क्या 20 सेकंड में सब कुछ चित कर देते हो, तो वो वहाँ में मौजूद थे। रिंद ने बहुत अच्छा मुकाबला किया। ये जो कराटे कॉम्बैट है इसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के हवाले से आपको बताएं, यहाँ पर लिखा कि शाहजेब रिंद एक नाकाबिले तस्खीर आदमी है। इस तरह की फाइट इन्होंने बिल्ड किया। पाकिस्तान ने इस फतह के साथ इंडिया को 2-1 से हराया। एक मैच पाकिस्तान ने लूज भी किया। शाहजेब ने एज बी टोल्ड सिर्फ 20 सेकंड्स के अंदर ये फाइट न सिर्फ कंप्लीट की बल्कि इसमें जीत हासिल की और फिर जो सलमान खान के साथ वायरल वीडियो थी उसने उसे दुनिया तक पहुंचाया। इससे पहले आपको याद होगा राणा सिंह और शाहजेब के एक क्लिप वायरल हुआ था, इसमें उन्होंने थप्पड़ मार दिया था। तो थप्पड़ को हमको खास अप्रिशिएट तो नहीं करते, लेकिन फाइट में कमाल खेले। बहरहाल हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। हमने कोशिश की थी शाहजेब हमारे साथ हो, शाहजेब थोड़े बिजी थे तो आ नहीं सके, लेकिन हमारी बहुत मुबारकबाद है एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर कॉम्पिटिशन। शाहजेब, हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं। और इसके साथ ही प्रोग्राम इख्तिताम आप कर दें क्लोजिंग। बिल्कुल, इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी इसी जगह सेम टाइम पे। सी यू, ख्याल रखिए।